हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ रही स्लाइड हैं? हाँ, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की NCERT फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर 3 भी लगभग समाप्त होने वाला ही है, ठीक है ना? तो सॉरी, चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। हाँ, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ रहे हैं। तो ये भी कुछ ही दिनों में हमारा समाप्त होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि दिसंबर तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, तो उसी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा बेटा टॉपिक रहेगा क्षण चुंबक एक धारावाही परिनालिका के रूप में। इसको गणितीय विवेचना द्वारा या गणितीय व्याख्या द्वारा हम सिद्ध करके बताएंगे कि जो क्षण चुंबक होती है वो किस प्रकार धारावाही परिनालिका की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। या आप ऐसे कह सकते हो इसको कि जो धारावाही परिनालिका है वो क्षण चुंबक की भांति किस प्रकार से व्यवहार करती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, सेम है दोनों, ठीक है ना। तो चलिए, ये सामने आपके एक चित्र बना है। ये क्या बना है? आपके सामने एक चित्र बना है और ये क्षण चुंबक का ही चित्र बना है। किसका चित्र बना है? ये क्षण चुंबक का चित्र बना है, ठीक है ना। लेकिन दिख कैसा रहा है आपको? परिनालिका के रूप में दिख रहा है। किस रूप में दिख रहा है? परिनालिका के रूप में दिख रहा है। हमें बताना है कि ये क्षण चुंबक जो है वो किस प्रकार परिनालिका की भांति कार्य करती है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे जो चित्र है उसके सामने मतलब उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2L है, ठीक है ना। प्रभावकारी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई है वो कितनी है? 2L है। इसका हमने केंद्र माना है, O माना है, क्योंकि ये किसकी तरह व्यवहार कर रही? परिनालिका की तरह व्यवहार कर रही। तो हम इसको क्षण चुंबक को परिनालिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिनालिका। तो ये परिनालिका का केंद्र है। ये परिनालिका की दोनों क्या है? वृत्ताकार सिरे हैं। अच्छा, परिनालिका कहते किसे हैं ये तो आपको पता होगा। हमने आपको 4 चैप्टर में ही बताया था, 4th चैप्टर में, कि परिनालिका जैसे चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का कोई बेलन है, कोई बेलनाकार पाइप है, और उसमें आप विद्युत रोधी यदि तांबे के तार लपेट देते हो तो वो क्या बन जाता है? एक परिनालिका बन जाती है। क्या बन जाती है? परिनालिका बन जाए। यानी आपको प्लास्टिक का या चीनी मिट्टी का एक बेलन लेना है और उस बेलन में आप क्या करोगे? तांबे के विद्युत रोधी जैसी तार लपेटोगे बार बार, ठीक है ना। उनमें फेरे लगाओगे तार के, तो वो एक, और उसमें क्या करोगे? उसको एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दोगे, उसमें धारा प्रवाहित करोगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगी? एक धारावाही परिनालिका बन जाएगी और पूरी परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? वहां पे हमने क्या किया था? वहां पे हम एक चीनी मिट्टी या प्लास्टिक का बेलन लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्षण चुंबक या दंड चुंबक लेना है। क्या लेना है? क्या हो रहा है जी? बच्चों ध्यान दो। सो कछु नहीं है, पूरा सिर के ऊपर से निकल जाना है। सिर के ऊपर हो निकल जाना। अभी बताएं हम, रुक जाओ। पूरा डेरिवेशन। हाँ हाँ। कौन? अच्छा, तांबे का विद्युत रोधी ऐसे होता है कि ऊपर कॉपर वाला पॉलिश रहता रहता है। हाँ, तो पॉलिश रहता है तो वो विद्युत रोधी कहलाता है, समझ गए। वरना उसमें सुनो, उसका प्रतिरोध कैसे होगा? प्रतिरोध भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं? तार का प्रतिरोध नहीं चाहिए, ठीक है। तो सुनिएगा, अब जैसे मान लो कि जी आपके पास एक क्षण चुंबक है या दंड चुंबक है, ये तो आपने देखा है। अब क्षण चुंबक है, दंड चुंबक है आपके पास। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें इसको हमें परिनालिका बनाना है। क्या बनाना है इसको? परिनालिका। अब इसको हम परिनालिका कैसे बनाएं? तो हम क्या करेंगे? इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटेंगे। लपेटे के बनाओ जात। अब वहां पे आपकी चीनी मिट्टी थी या फिर प्लास्टिक का आपने बेलन लिया था, यहाँ पे हमने क्षण चुंबक ले लिया उसके स्थान पे। क्या दिक्कत है? अब इसे हम क्या करेंगे? तांबे के विद्युत तार लपेटेंगे। तो कैसे लपेटेंगे? देखो, ऐसे ऐसे लपेटे जाते, ऐसे लपेटते तार, ऐसे। और ये क्या बना दी हमने? एक परिनालिका बना दी। क्या बना दी? एक परिनालिका बना दी। और इसको हम क्या करेंगे? चलो इसको हम सेल या बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे, ठीक है। एक कुंजी लगाए दे रहे, लो ये जुड़ गया। लो साहब, ये धन दे रहे, माइनस दे रहे। वो आपको पता है विद्युत धारा कहाँ से प्लस से माइनस की ओर बहती है? तो प्लस से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रकार से धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी और ये ऐसी ऐसी जाएगी, ऐसी ऐसी, और घूम के कहाँ आएगी? ऐसी
वापस, और फिर दिशा ये हो जाएगी, फिर ऐसी आ जाएगी, फिर दिशा ये हो जाएगी, फिर ऐसी आ जाएगी, फिर दिशा ऐसी। देखते जाओ धारा, धारा की दिशा देखते जाओ, ऐसी होगी और ऐसी वापस आपकी धारा क्या आएगी, वापस लौट आएगी, ऐसी धारा प्रवाहित होगी। अब बताइए बन गई पूरी की पूरी परिनालिका की नहीं? पूरी परिनालिका बन गई। क्या किया हमने, एक क्षण चुंबक लिया, उसमें विद्युत तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए, और लपेट के हमने उसको क्या किया, दो सिरे निकाल दिए तार के, उसमें बैटरी जोड़ के कनेक्शन कर दिया, धारा प्रवाहित कर दी। अब बेटा जो आपकी जो परिनालिका बन गई, किसकी बनी है जी, चुंबक की। किसकी बनी है, चुंबक की। इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जैसे गुण उसमें होते हैं चुंबक में, वो ही गुण आपको इसमें दिखेंगे। जब आप इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे ना, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगी, ठहरेगी। अगर आपने इस परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया ना, तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगी जी, ठहरेगी। मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपस में, मतलब समान होता है, कोई आप फर्क नहीं बता सकते हो कि जी अलग है वो अलग है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो परिनालिका होती है, हमारी जो क्षण चुंबक होती है, वो किसकी भांति व्यवहार करती है, एक परिनालिका की भांति व्यवहार करती है। तो ये तो आपने थ्योरी आप बुक में ही पढ़ सकते हो, बुक में आपको थ्योरी दी गई है, जो हमने बताया सेम टू सेम वही है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। इसको आप देख लेना, थ्योरी पूरी पढ़ लेना। अब ये किस प्रकार व्यवहार करती है इसकी, तो सुनो, जब अगर मतलब क्षण चुंबक परिनालिका की भांति व्यवहार कर रही, ठीक है ना, तो परिनालिका के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है आपको, गणितीय विवेचना करना है, आपको बताना है गणितीय व्याख्या द्वारा उस चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा। जिस चुंबक को आपने वो बनाया ना परिनालिका, तो उसका सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो सुनिएगा, अब इससे पहले हम एक बात समझ लें इसमें, कि आप ये बताओ कि ये क्या बना दिया हमने अभी, परिनालिका, और परिनालिका में हमने बहुत सारे फेरे लिए। परिनालिका में कितने फेरे ले ले, बहुत सारे। अब इसकी प्रति एकांक लंबाई में अगर हम फेरों की संख्या बात करें, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या मान रहे हम, स्मॉल एन मान रहे हैं। कितने मान रहे, स्मॉल एन। मतलब मतलब क्षण चुंबक की जो प्रति एकांक लंबाई में, उसमें हमने एन फेरे लपेटे। कितने फेरे लपेटे, एन। तो अब टोटल लंबाई कितनी है उसकी, 12। क्षण चुंबक की टोटल लंबाई कितनी है, 12 है। तो अब एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो 12 लंबाई में कितना होगा, तो n इंटू 12 होगा कि नहीं। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, और ये किसके बराबर होगा, कैपिटल N के बराबर है, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या में स्मॉल n मान रहे, तो टोटल लंबाई मतलब टोटल लंबाई फेरों की संख्या कैपिटल N के बराबर होगी। कैपिटल N बराबर होगा n इंटू 12। इस बात को ध्यान रखना, अभी हमने बता दिया, बाद में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और इसमें आपको देखना है कि जो हमने चुंबक ली है वो परिनालिका की तरह हमने बनाया है, तो इस परिनालिका की जो सिरे हैं वो कैसे हैं, वृत्ताकार। परिनालिका के सिरे कैसे हैं, वृत्ताकार। देख नहीं रहे आप, इस परिनालिका के दोनों सिरे कैसे हैं, वृत्ताकार हैं। अब वृत्ताकार सिरे हैं, और हमने क्या किया, इसके अक्ष पे एक बिंदु भी ले लिया। इस परिनालिका या चुंबक के अक्ष पे क्या ले लिया, हमने एक बिंदु ले लिया, और इसी बिंदु पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में आपने अभी पढ़ी है, हमने पढ़ा दी। एक तो अक्षीय वार मतलब याद रखना है। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी होगी, अध्याय 4 में जाओ, कि वृत्तीय कुंडली के कारण, ठीक है, सॉरी, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी कि नहीं। अब देखो जरा, इस परिनालिका के जो सिरे हैं वो कैसे हैं, वृत्ताकार है। वृत्ताकार है कि नहीं, तो ये किसकी भांति कार्य करे, इसके सिरे किसकी भांति कार्य करेंगे, वृत्तीय कुंडली की भांति, है ना। तो वृत्तीय कुंडली की भांति कार्य करेंगे, और इसके कारण इसी के अक्ष पर हमने एक बिंदु ले लिया, ठीक है ना। तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका एक तो फॉर्मूला लगेगा। तो 2-4 चीजें हैं, और जो भी लगेगा हम बीच में आपको बताते जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जो हमने बोला कि किस प्रकार व्यवहार करती है क्षण चुंबक परिनालिका की भांति। सबको आया समझ में, सच में, चलो अच्छी बात है। हमने सोचा कि ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए। चलो देखो, ठीक है, तो थोड़ा हम चित्र के बारे में समझ लें कि ये क्या है। ये बेटा जो परिनालिका जैसी दिख रही, ये क्या है, चुंबक ही है। क्या है ये, क्षण चुंबक है। इसमें हमने विद्युत तार लपेटे बहुत सारे, और लपेट के क्या बना लो,
परिनालिका। तो अब इसमें तार आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन जो वृत्तीय अक्ष है इनसे समझ जाओ कि ये क्या लपेटे गए हैं, तार लपेटे गए हैं। ठीक है, हमने दोनों किनारे पे आपको एक एक तार दिखा दिए, बाकी और तार हमने नहीं दिखाए हैं। ठीक है ना, नहीं तो फिर चित्र पूरा मिस्टेक हो जाता है। तो इसको परिनालिका हमने बनाया है। इस चुंबक की टोटल लंबाई कितनी है, 2L प्रभावकारी लंबाई। और प्रभावकारी लंबाई भी हम पहले वीडियो में बता चुके, किसे कहते हैं, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं। ठीक है ना, और पूरे चुंबक की लंबाई को क्या बोलते हैं, ज्यामितीय लंबाई। ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करें, है ना। तो क्या बोला हमने, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है चुंबक की। अच्छा, जिस चुंबक में जो हमने तार लपेटे, मतलब जो वृत्तीय सिरे बनाए, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए। किसकी, जो मतलब वृत्तीय सिरे है ना इस परिनालिका के, इसकी चुंबक तो इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, स्मॉल ए है। अब इसका जो केंद्र है, ये क्या है, इसका चुंबक का मतलब इसका परिनालिका केंद्र है। तो इसके केंद्र से देखिए आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु दिख रहा है आपको, जिसका नाम क्या है, पी। इस बिंदु पे आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कर लोगे क्या, ठीक है। इसे मतलब इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। अच्छा, जैसे हमने बता ही दिया कि मान लो कि चुंबक की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। अब आपने क्या किया, एक चीज और किया, हमने एक चीज और ली कि इसके मतलब जो केंद्र बिंदु ओ है, अब जैसे ओ से आर दूरी पे एक बिंदु पी, उस पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो डायरेक्टली तीव्रता तो हम निकाल नहीं सकते हैं, पूरी चुंबक के कारण डायरेक्ट तीव्रता निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक सीखा भी नहीं है। ये हमने फिजिक्स में ये सीखा है, कोई कार्य करना हो, कोई ऊर्जा निकालना हो या किसी तीव्रता को निकालना हो, तो फिर उसके लिए हम एक अल्पांश लेते हैं। जैसे आपने वृत्तीय कुंडली बनाई थी, तो वृत्तीय कुंडली के अक्ष पे आपने तीव्रता निकाली थी, तो कितने अल्पांश लिए थे आपने, 2। याद करो, वृत्तीय कुंडली आपकी ऐसी थी, ऐसी वृत्तीय कुंडली थी, आपने ऐसा उसका एक अक्ष लिया था, ऐसी आपने त्रिज्या ली थी। यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे एक अल्पांश यहाँ पे लिया था डीएल लंबाई का, और एक अल्पांश आपने यहाँ पे लिया था हैं? इस अल्पांश को आपने ए माना था, इस अल्पांश को ए डैश माना था। फिर आपने क्या किया था यहाँ पे कि यहाँ पे बिंदु पी ले लिया था। कितना ले लिए थे, बिंदु पी ले लिया था, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। और फिर आपने इसको इस अल्पांश से मिला दिया था, और इसको आपने इस अल्पांश से मिला दिया था। कुछ याद आया कि नहीं, अभी नहीं आया। और देखो जरा, फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया था, तो इसके हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितने घटक करे थे, 2 घटक करे थे ना, 2 घटक किए थे ना हमने, ठीक है ना। ये क्या था, ऊपर वाला डीवी था, और नीचे वाला क्या था, डीवी डैश था। अब आया कुछ याद। फिर हमने समकोणिक घटक करे थे, तो यहाँ पे हमें थीटा मिला था, यहाँ पे भी थीटा मिला था, बना पूरा चित्र, यही था वृत्तीय कुंडली। तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है इस चीज को, इसको याद रखना है। तो इसी के कारण जो हमने तीव्रता निकाली थी वो आपको याद होना चाहिए कि B इक्वल टू क्या थी, म्यू 0 NI R स्क्वायर बटे क्या थी, 2 कोष्टक चालू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 3/2 था ये सूत्र। यही पूछ रहे थे हम, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो देखो, इसमें भी हमने अल्पांश लिए थे, तो उस चुंबक में भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अल्पांश ले रहे हैं। एक एक टॉपिक को क्लियर, देखो जो टॉपिक ज्यादा कठिन होता है उसको हम बहुत विस्तार से समझाते हैं, कि ताकि तुम्हें एक एक चीज क्लियर हो जाए। समय तो क्या है, ठीक है ना, समय तो बढ़ता रहेगा। अगर कोई वीडियो 40-45 मिनट की बनती भी है तो कौन सी बड़ी बात है, बच्चे 2-2 घंटे वीडियो देखें तब भी कम है पढ़ाई, क्योंकि 12 घंटे करना पड़ती है घर पे, तब होता है। तो सुनिए, तो हमने ऐसे ही क्या किया, जैसे उसमें अल्पांश लिए थे, ऐसे इस चुंबक में हमने एक अल्पांश ले लिया, और उसमें डीएल लंबाई का अल्पांश लेते थे, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, डीएक्स मोटाई, मान लो कि डीएक्स मोटाई का क्या ले लिया हमने, एक अल्पांश ले लिया। अब देखना, ऐसे में बोले तो लंबाई, और ऐसे में बोले तो क्या बन गई, मोटाई। तो डीएक्स मोटाई का या डीएक्स लंबाई का हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। और इस अल्पांश की परिनालिका की केंद्र से दूरी क्या है बेटा, स्मॉल एक्स है। ये आपको भूलना नहीं है, नहीं तो एक्स और डीएक्स में आप फिर चक्कर खा जाओ, ठीक है। एक्स केंद्र से अल्पांश की दूरी है एक्स,
केंद्र से अल्पांश की दूरी x और केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। इस चीज को ध्यान रखना है, इसको मत भूल जाना, याद रहेगा। तो बताइए क्या इतने सबको समझ में आया इतना चित्र? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? हेलो हेलो हेलो, कैसी थोड़ी, हेलो हेलो, थोड़ी की ज्यादा। चलिए देखिए, ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला कि बिंदु O से अल्पांश की दूरी कितनी है? x है। तो आपको क्या करना है कि पहले हम क्या करेंगे, देखिए, जब परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बिंदु P पर निकालेंगे तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। पहले हम क्या करेंगे, अल्पांश की कल्पना करेंगे, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देखिए, तो हम क्या करेंगे, परिनालिका मतलब, सुनिए, इस परिनालिका से के dx अल्पांश के कारण, किस अल्पांश के कारण, dx अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे, अल्पांश का निकालो, dv निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, dv। तो dv बराबर, अब देखिएगा आपको कैसे मान रखना है, सूत्र ये लगना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आप पहले पढ़ चुके हैं, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर क्या होती है, म्यू 0 n I r स्क्वायर बटे 2 कोष्टक चालू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल की पावर 3/2। ये सूत्र लग रहा है। मान कैसे रखोगे, देखो जरा, म्यू 0 आपका ज्यों का त्यों रहेगा म्यू 0, ठीक है। तो हम म्यू 0 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यू 0, ओके। फिर देखो क्या लिखा है सूत्र में, कैपिटल N है। कैपिटल N का मतलब होता है कि कुंडली में कुल फेरों की संख्या, यही होता है। अब सुनिएगा, हमने क्या लिया है, एक अल्पांश लिया है। तो अल्पांश की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। चाहे अल्पांश ले लो चाहे आप परिनालिका ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अल्पांश की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। तो अल्पांश कितना है, dx मोटाई का है। अल्पांश कितना है, dx मोटाई का। तो dx मोटाई में कुल फेरों की संख्या क्या होगी, n इंटू dx होगी कि नहीं होगी। तो हम इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे म्यू 0 n इंटू क्या लिखेंगे, dx। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो क्या लिखा है, आई क्या है, धारा। तो धारा तो आपको प्रवाहित करनी ही पड़ेगी, है ना। तो आई हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, एक एक मान समझते जाओ वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब क्या है, आर स्क्वायर, और आर क्या है, वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या थी। उस वाली कुंडली में आर क्या थी, त्रिज्या, लेकिन इस वाली कुंडली में त्रिज्या क्या मानी हमने, स्मॉल ए मानी। तो आर के स्थान पे क्या रखेंगे, स्मॉल ए रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, ओके। बटे आ जाओ, अपॉन में क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो पहले तो आप 2 लिख दो, कोष्टक चालू। फिर देखिए आर पता है क्या है, त्रिज्या है। तो आर के स्थान पे आर के स्थान में क्या लिखेंगे, इस ए स्क्वायर रखेंगे। कितना रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है वृत्तीय कुंडली के केंद्र से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना, उस बिंदु की दूरी। नहीं, इस सूत्र में बोल रहा हूं, इस सूत्र में किसके कारण लिखा है, वृत्तीय कुंडली के केंद्र से, मतलब वृत्तीय कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखा है कि नहीं, वही लिखा। तो इसमें जो x आया, इस x का प्रयोग हमने कहाँ किया था, हमने किया था उस कुंडली के, मतलब उस कुंडली के केंद्र से बिंदु P की दूरी मानी थी x। ध्यान है, देखो ऐसी अपने पास ऐसी कुंडली थी कि नहीं, ऐसी थी ना कुंडली। हमने ऐसा अक्ष लिया था ऐसा, तो x दूरी पे लाओ तो बिंदु P लिया था कि नहीं। तो ये क्या थी, केंद्र से बिंदु P की दूरी थी x, इस सूत्र में। अब इस सूत्र में रखना है तो x के स्थान पे क्या आएगा, तो आएगा तो दूरी, जाने तो हमें दूरी है कि नहीं। तो यहां देखो अल्पांश से बिंदु P की दूरी चाहना है। अल्पांश की कारण निकाली ना, तो अल्पांश से क्या चाहिए हमें, बिंदु P की दूरी चाहिए। अब देखो जरा, ये केंद्र है कुंडली का, केंद्र है। अब इस परिनालिका के केंद्र से बिंदु P की टोटल दूरी कितनी है बताओ, r।
इस परिनालिका के केंद्र से बिंदु P की टोटल दूरी कितनी है? R है। तो मतलब टोटल का बन गई आपकी R। अब देखो इसके केंद्र से अल्पांश की दूरी कितनी है? X। टोटल हो गई R और इतनी हो गई का X। अब तुम्हें क्या जाने? अल्पांश से तुम्हें किसकी दूरी चाहिए? बिंदु P की दूरी, यानी इतनी दूरी जाने अल्पांश से बिंदु P की। अब बताइए आप कैसे निकालोगे? कैसे R प्लस X? टोटल मतलब टोटल O से P तक की दूरी R है कि नहीं? तो टोटल दूरी में से इतनी दूरी घटा लें तो इतनी बचे। समझ गए? यानी O से बिंदु P की टोटल दूरी में से क्या करेंगे? O से लेके अल्पांश की दूरी घटा देंगे तो अल्पांश से लेके बिंदु P तक की दूरी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। यानी टोटल R है, अल्पांश की दूरी X है, R में से X माइनस कर दो तो क्या निकला है? अल्पांश से बिंदु P की दूरी निकाला है कि नहीं निकाला है? बात क्लियर है कि नहीं? आ गई समझ में? तो X के स्थान पे, इस कंडीशन में X के स्थान पे हम क्या रखेंगे बेटा? यहाँ पे रुक जाओ, एक मिनट यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें कौन सा कोष्टक? बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटे का प्रयोग होना है। तो क्या है भैया? a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम? r माइनस x और पूरे का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ये हो गया और बड़ा कोष्टक बन दो, घात 3/2 से 3/2 लगा दो। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये मान आपने रख लिया ना तो समझ लो सब कुछ हो गया। यही इम्पोर्टेंट है बस इसमें, ठीक है? नहीं तो बच्चे कहते हैं वृत्तीय कुंडली के अक्ष पे हा पूरा वही के वही रख ले, तो सब गलत हो जाता। पूरा आपको वहीं का वहीं नहीं रखना है। क्लियर है? अब इस सूत्र का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हम मिटा रहे हैं। मिटा दें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आज तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे है? अब बोले तभी तबाह है। चलो देखो इतनी बात आपको समझ में आई। अब तुम्हें क्या करना है कि एक यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि मान लो कि परिनालिका बिल्कुल छोटा है। जैसे जरूरी थोड़ी कि हम बड़ा छड़ चुंबक लो, अगर हम छोटा सा छड़ चुंबक ले लिया फिर, ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे? यदि परिनालिका बहुत छोटा हो तो, इसको कंडीशन भी आप मान सकते हो। तो क्या लिखेंगे? यदि सही है बेटा, या छड़ चुंबक बहुत छोटा हो, कुछ भी बोल सकते हैं। यदि परिनालिका बहुत छोटा हो तो, अब परिनालिका बहुत छोटा हुई है, अगर परिनालिका छोटा है तो देखिए इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना जरा। बिंदु P जितना है वो वहीं रहेगा, बिंदु P तो हिलेगा डुलेगा नहीं, बिंदु P वहीं रहेगा। अगर आपकी परिनालिका छोटी है तो परिनालिका ऐसी सिकुड़ जाए, यानी जो इसकी लंबाई 2L है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है परिनालिका की? 2L। अब केंद्र से यहाँ तक की लंबाई एक सिरे की कितनी होगी? L, और यहाँ से यहाँ कितनी होगी? L। अब परिनालिका छोटी भाई सिकुड़ी तो L को मान घटे का नहीं घटे? L को मान घटे, लेकिन R के मान पे फर्क पड़े कछु नहीं, क्योंकि बिंदु तो जहां है वही है, बिंदु कुछ नहीं हो रहा, केवल परिनालिका छोटी हो रही, बिंदु थोड़ी हो रही। तो परिनालिका सिकुड़ रही, छोटी बन रही परिनालिका, तो L का मान घट रहा, तो हम कहेंगे कि L का मान कम है कैसे? R से। L घट रहा हो। अब जब परिनालिका ऐसे में घटे तो ऐसे में भी तो घटे कि नहीं? छोटे को मतलब क्या हो? छोटे को मतलब जो थोड़ी हो कि उनकी लंबाई घट जाए चौड़ाई ना घटे, सो पहले गोल बन जाए, फिर बन जाएगा नहीं? तो लंबाई घटेगी तो क्या होगी? ऐसी चौड़ाई भी क्या होगी? दबेगी वो, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जो त्रिज्या है वह त्रिज्या भी कैसी बन जाए? छोटी। जैसे इतनी मोटी परिनालिका है, अब वो दब के इतनी सी हो गई तो त्रिज्या घटी के नहीं? तो A का मान भी क्या होगा? छोटो। स्मॉल L का मान भी क्या होगा? छोटो। अब और क्या हो जाए? अब देखो जरा, जो देखो X दूरी पे अल्पांश है, जब परिनालिका ऐसी भाई सो अल्पांश चिपक गो केंद्र से, चिपक गो का नहीं? तो जो दूरी इतनी है केंद्र की जाए टैक्सी बचे का नहीं बचे? तो जो X भी क्या हो जाए? घट जाए। मतलब जितनी दूरी, जितनी त्रिज्या में लंबाई सब छोटी, लेकिन बिंदु R सो मतलब दूरी R है, उस बिंदु की दूरी R तो उतनी की उतनी रहे, R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? ये अक्ष है, यहाँ केंद्र है,
बिंदु को हम यहाँ से ले रहे हैं, बिंदु P की दूरी इस केंद्र से यहाँ की ले रहे हैं। तो जब मतलब छोटी होगी ना तो ये बिंदु कहीं नहीं जाएगा, ये यहाँ को सिमटेगा और ये वाला पल्ला यहाँ को सिमटेगा, ठीक है ना। ये आपस में सिमट जाएंगे और ये भी आपस में ऐसा सिमट जाएगा, लेकिन बिंदु O यहीं रहेगा और P यहीं रहेगा, तो R का मान एक्सचेंज नहीं होगा। बताइए क्या इतनी बात समझ में आती है? सच बताना आती है? तो हमने क्या बोला, यदि परिनाल का बहुत छोटा हो, यानी कहने का मतलब है कि L छोटा है R से, कॉमा A छोटा है R से, कॉमा X छोटा है R से। तो जो छोटे हैं उन सबको छोड़ दो, सबका मान 0 हो जाता, उपेक्षा कर दो, ठीक है ना। जो छोटा है उनको सबको छोड़ दो, इनको छोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो देखो जरा, इतना dB होगा बराबर ऊपर का है μ0 है, n इंटू क्या है dx है, I जो का है जो का तो a स्क्वायर, अब ये तो छोटा होगा सो गाओ, ये तो छोटा हो गया सो गया, ठीक है। बटे देख लो जरा, इधर देखो 2 तो आपका रहेगा, क्या दो हाउ 2 तो रहेगा कि नहीं। अब देखिएगा आगे, यहां से a स्क्वायर चला जाएगा, यहां से भी x चला जाएगा, तो केवल r पे स्क्वायर बचेगा। किस पे बचेगा? r पे। तो 2r स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा 3/2, इतनी बचेगा बस। अब देखो इधर 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका dB बराबर μ0 n इंटू dx I और बटे और 2r3, कितना बचेगा 2r3। बताइए क्या ये बात समझ में आती है? सबको आती है? किताब से मिलाते चलो, इतना स्टेप आ गया। इसके बाद अब सीधी डायरेक्ट निकारण पूरे परिणाम का कारण, इसमें और कलाकारी करने अभी हैं, क्या नहीं किया? हाँ, ए स्क्वायर ऊपर का, अच्छा ए स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, इस ए स्क्वायर को जो कटो रहने दो, ठीक है, नहीं हटा। हाँ, जो इसमें मतलब ऐसे रंडो बे मतलब बे जे बोल रहा है कि मतलब दूरी हटा दो। अब बाउद त्रिज्या के रूप में लाई जा रही ना बा, उसको वहां पे एक सूत्र लगेगा फिर से, इसलिए नहीं हटाना। हाँ, ये तो पूरी सब जो दूरी है, ये तो सभी दूरी है, ठीक है, ये तो सब दूरी है, केवल ऊपर त्रिज्या के लिए छोड़ा है क्योंकि वहां पे एक सूत्र लगना है आपका फिर से, ठीक है, इसलिए मत लो, कोई बात नहीं, मतलब मत छोड़ो उसको। हाँ, क्या का? उसको क्यों हटा, नहीं वो तो लगो, वो तो रहेगा, वो तो जो का तो रहेगा, वो तो रहेगा ऊपर, मतलब अंश में से नहीं हटाने वो चीजें जो नगण्य करने, वो उसको अपन को हर में से हटाने, केवल जो मतलब मान जिनके कम है उसको हर में से हटाते जाओ, अंश में से नहीं हटाओ। अंश में क्योंकि हमारे एक सूत्र लगेगा अभी आगे, समझ रहे, हर में हमारा ऊपर एक सूत्र लगना है, इसके लिए छोड़ा है हमने उसको, अभी देखना है आप क्यों छोड़ा है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। चलो यहाँ का इतना स्टेप आ गया सब, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके आगे सीधा समाकलन किया आप डायरेक्ट। चलो समीकरण नंबर कितना दे दो इसको, 1। तो जे बेटा अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब निकालेंगे हम संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो संपूर्ण के लिए आपको पता है क्या लगाते हैं हम, B। तो B बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट इंट्रीकेशन ऑफ, और कितना आएगा आपका dB, कितना आएगा dB। लेकिन इसके लिए हमें लिमिट तो लेना पड़ेगी, क्या लेना पड़ेगी, लिमिट। अब लिमिट क्या लेंगे जरा, लिमिट देखो ये काफी इंपोर्टेंट है, लिमिट। तो लिमिट लेंगे हम यहाँ पे माइनस स्मॉल l से कैपिटल L तक, क्यों,
अब ये लिमिट हमने ऐसी क्यों ली? आपको पता है कि क्या स्मॉल एल माइनस स्मॉल एल से प्लस स्मॉल एल तक, ये बोल रहा है एलसीएल। क्या तो भूल गया होगा भैया, सॉरी कोई बात नहीं। चलो देखो तो सुनिए, टोटल लंबाई कितनी है परिनालिका की? 2L। टोटल 2L है कि नहीं? जब इसको आधी आधी करेंगे तो इतनी लंबाई कितनी हो गई? L। और इतनी कितनी हो गई? L। आधी आधी बांटो, टोटल लंबाई कितनी है? 2L है चुंबक की। तो इस साइड की L और साइड की L केंद्र से, तो कितनी अपने पास 2 में L मिल रहा है का नहीं? एक L इस साइड, एक L उस साइड। अब हमें लेना है इस L का प्रयोग कहाँ करना है? सीमा में, लिमिट में। तो लिमिट जानते कि लिमिट क्या होती है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माने प्लस में और निम्न सीमा माने माइनस में। और सीमाएं भी आपको ऐसी लेना है कि ज्यों का ज्यों आपकी लंबाई जो है वो 2L आ जाए, ऐसा भी लेना है। जैसे आपको पता है कि हमारा होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। मान लो कि उच्च सीमा को मान हमने कैपिटल L है, वो मतलब प्लस का L रख दिया है ना, और फिर माइनस के चिन्ह हम सीमा के सूत्र में लगाते, और फिर निम्न सीमा, तो निम्न सीमा का मान कितना हो गया? माइनस का L। अब इसको हल करो तो माइनस गुणे माइनस L प्लस L बराबर कितना मिल जाएगा? 2L। तो ऐसी लिमिट लेना है कि 2L पर कोई फर्क नहीं पड़े, बाद में हल करने के बाद 2L ही आ जाए, ऐसी लिमिट लेना है आपको, समझ रहे? तो इसलिए हमने लिमिट क्या ले ली? माइनस L से लेके प्लस L तक, ये रीजन है माइनस L लेने का। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आप समीकरण 1 से क्या कर दो? मान रख दो समीकरण 1 से, तो लिमिट हो जाएगी आपकी माइनस L से कहा? प्लस L तक। अच्छा ये कितना हो जाएगा? म्यू जीरो n इंटू dx, और क्या आएगा? आई ए स्क्वायर और अपॉन कितना आएगा? 2RQ, इतना ही आएगा अपॉन 2RQ। क्लियर है? अब देखिएगा बहुत ही सिंपल है, अब नीचे आ जाना। देखिए तो B बराबर हमें क्या करना है? B बराबर देखो इसमें से बाहर का निकाल नियतांक देखना जरा। म्यू जीरो बाहर निकलेगा, अच्छा n भी बाहर निकलेगा, dx को वही छोड़ेंगे क्योंकि x के सापेक्ष क्या होना है? समाकलन, है ना। आई ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और नीचे से राशि मतलब अचर राशि तो बाहर निकलता ही है, और साथ में RQ भी बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि बिंदु P की दूरी है वो क्या है? कांस्टेंट। सब बाहर निकल जाए, अंदर केवल dx बचे, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा हमारा? अब देख लो इधर, ये आएगा म्यू जीरो n आई ए स्क्वायर और बटे, है ना, और बटे कितना आएगा? 2RQ, और अंदर क्या बचेगा आपका? ये बचेगा माइनस L से लिमिट कहां तक आएगी? प्लस L तक, और ये बचेगा आपका dx। और आपको पता होगा कि dx का समाकलन क्या होता है? x। dx का समाकलन x होता है, तो यहीं पे हम थोड़ा बनाए दे रहे हैं। देखो इधर b बराबर कितना आएगा? म्यू जीरो n, ठीक है, म्यू जीरो n आई ए स्क्वायर, है ना, आई ए स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2RQ, और अंदर क्या आएगा आपका? समाकलन x, कितना आएगा? x, और सीमा और समाकलन तो हो गया, dx का x आ गया, और माइनस L से कहाँ रहेगा? प्लस L तक। इतनी बात क्लियर? अब इसके स्थान पे क्या रखना है हमें? सीमाएं। क्या रखना है? सीमाएं रखना है। तो लिमिट रखेंगे हम, तो b इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? म्यू जीरो n आई ए स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2RQ, कोष्टक चालू। अच्छा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा आना है L, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर निम्न सीमा क्या आएगी? माइनस की L। इतनी क्लियर? अब यहाँ पे आपको थोड़ा डायरेक्ट कर देना है। b बराबर कितना आएगा? म्यू जीरो n आई ए स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन कितना हो जाएगा? 2RQ है। अब देखो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो L और L कितना होगा? जुड़ गया 2L, ठीक है ना, तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2L। क्लियर? बताइए क्या इतनी ये बात आपको समझ में आती है? आती है ना? इसको समीकरण नंबर कितना दे दो? 2। समीकरण 2 निकाल दिया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अब देखो आगे क्या करना है। हमने एक चीज और पढ़ा था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, अध्याय 4 ही में पढ़ा था। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
कैपिटल एम बराबर है ध्यान, जे नहीं, जे एम इंटू 2L, जे अलग है। एक वहां पे पढ़ा था हमने, वो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, तब बताया था हमने एक कैपिटल एम था कि स्मॉल एम था? कैपिटल एम था शायद, स्मॉल था। नहीं, अध्याय 4 में पढ़ा था ना एक हमने, कौन सा पढ़ा था? एक आघूर्ण, हाँ द्विध्रुव आघूर्ण, वो है चुंबकीय आघूर्ण था, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण था वो। जे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो केवल चुंबकीय आघूर्ण था। बुक में देखो ना, बुक में दिया गया है। अच्छा, कैपिटल एम ले रहे, चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिख दोगे आप? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर क्या होता है? हाँ, एक मिनट, तो फिर एक काम करो ना, रुको रुको एक 1 मिनट, फिर बाद में लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या करो, तो इसको समीकरण नहीं दो, फिर समीकरण बाद में दियो हैं। इसको क्या करो आप, 2 पाई से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा, 2 पाई और बट्टे 2 पाई से क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, कर दे। तो इधर देखो पे कितना आएगा, b बराबर जी आएगा आपका μ0 n, ठीक है, और इंटू 2L को नहीं लिख दो, इंटू कितना लिख दो, 2L, और फिर कितना लिख दो, I a स्क्वायर, है ना, और इंटू कितना है, 2 पाई, इंटू कितना हो गया, 2 पाई, बटे बटे देखो 2r नहीं, 2 दूनी 4, 4 पाई r क्यू, ऐसा कर दो, 4 पाई r क्यू, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज करनी थी, चलो कछुनी में मान हेरा फेरी अपन बाद में कह रहे हैं, है ना। ऐसा करने तो 2 पाई को पहले लिखना था, a स्क्वायर को बाद में लिखना था। यहाँ पे रुकना 1 मिनट, नहीं तो फिर बाद में तुम्हारे क्यों कि हमारी तो समझ में नहीं आ रही। देखो आई था, आई आप जो कहते लिखा है तो ठीक है, जो 2 पाई है, 2 पाई को पहले लिखो, 2 पाई a स्क्वायर, ऐसा कर दो है। अब इसको दे दो समीकरण नंबर कितना, 2। अब ठीक है, अब कर लो का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर का होता, सूत्र बताओ, एन आई ए, ये ध्यान रखना है। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एन बराबर एम बराबर क्या होता है, एन आई ए। अब इसमें कैपिटल एन क्या है, फेरों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, फेरों की संख्या। अब आपको पता है, हमने देखो शुरुआत में बताई थी कि अगर प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो टोटल 2L लंबाई में कितना होगा, तो n इंटू 2L, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल एम बराबर n इंटू 2L, किसको लिख दिया हमने, ये कैपिटल एन को लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है भैया, आई है, आई आप जो कहते हो लिखो। इसके बाद देखो ए, कैपिटल ए क्या है, वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल, और वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल वृत्तीय है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता, क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, तो हमारे पास पाई तो आ जाएगा, लेकिन आर के स्थान पे हम त्रिज्या का ले रहे हैं, स्मॉल ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल ए स्क्वायर। क्लियर है। अब बताओ, m बराबर आ गया n इंटू 2L इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर। अब बेटे देखो तुम्हें का मिल रहा हो, हाँ n इंटू 2L तो में लगाओ, आई में लगाओ, जो 2 बारू रहेगा और 2 भी में लगाओ, है ना। तो आप क्या करो, इन सब के स्थान पे क्या रख दो, कैपिटल एम रख दो, सबके स्थान पे क्या रख दो, कैपिटल एम रख दो, ठीक है ना। और जो 2 है ना, ये 2 जो बारू है, इसको आप कहाँ कर दो, आगे, 2 को कहाँ लिख दो, और आगे नहीं लिखना, ऐसे रख दो, 2m रख दो, ठीक है ना। तो कितना निकल के आएगा, तो समीकरण 2 से क्या करो, इन सब का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण कितने से आ जाओ, 2 से, ओके। समीकरण 2 से क्या, b बराबर कितना आएगा आपके पास, b बराबर μ0 आपका जो का तो रहेगा, अपॉन क्या कर दो, 4 पाई। अब देखना μ0 अपॉन 4 पाई हो गया, ऊपर सबका मान क्या है, m
तो 2 लिख दो और क्या लिख दो, कैपिटल M लिख दो अपॉन कैपिटल M पूरे का मान है और एक 2 में एक्स्ट्रा है तो हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है 2M और अपॉन इधर नीचे क्या बचा RQ। अब बताइए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने कहीं पढ़ी है चैप्टर 5 में? कहाँ पढ़ी है? चैप्टर 5 में आपने कहाँ पढ़ी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? अभी पढ़ी और कहाँ? बहुत बढ़िया। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो बताइए घुमा फिरा के कहाँ आ गए? वृत्तीय कुंडली से करना स्टार्ट किया और चुंबक दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकल आई। तो सुनो हमने परिनल को कैसा माना था? वृत्तीय कुंडली के रूप में, ठीक है। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर मतलब वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया, उसी को हमने सॉल्व किया, हमें मिला क्या? दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मिला कि नहीं मिला? तो हम क्या कह सकते हैं कि दंड चुंबक या क्षण चुंबक है वो किसकी भांति व्यवहार करती है? परिनालिका की भांति व्यवहार। बताइए स्पष्ट हुआ कि नहीं? समझ गए? इसीलिए अगर व्यवहार ना करती तो परिनालिका के कारण तो हम निकाल लेते, समझ रहे, अक्ष पे और निकाल आओ चुंबक क्षण चुंबक के कारण। इससे गणितीय विवेचना द्वारा हम कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, मतलब सिद्ध हो गया है कि भैया क्षण चुंबक किसकी भांति व्यवहार करती है? एक धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है। इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।